नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई अनिल को पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे बेचने का फैसला कर लिया। मैं विनती करती रही, भाई ऐसा मत करो। उन्होंने कहा, सुबह होते ही तुम्हें विदा कर दूंगा। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह जब हुई तो भाई अनिल मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे। भाभी सुमन ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया और पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया। जब मुझे भाई की शिकायत पर रिमांड पर ले जाया जाने लगा तो मैं चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की गुहार लगाने लगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने तड़प कर भगवान को पुकारा तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कहा, मुझे मत बेचो, मेरा भगवान गवाह है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं लगातार रोते हुए भाई के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन साफ था कि उस पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। राधिका, अब मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। यह बेवजह का तमाशा बंद करो। ठीक है, नहीं बेचता तुम्हें तो फिर जो पैसे मुझे चाहिए वो तुम ही दे दो। भाई, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? अभी अभी बीए करके निकली हूँ और नौकरी भी नहीं है। तो ठीक है, शादी तो करनी है तुम्हारी, बस तुम्हें बेच दूंगा और अपना कर्ज उतार लूंगा। समझ रही हो मेरी बात? और खबरदार यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो। भाई गुस्से से बोलते हुए वहां से चले गए। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पास कोई ऐसा ठिकाना भी नहीं था जहां भागकर मैं खुद को बचा सकूं। तभी मुझे आंगन में भाभी सुमन खड़ी दिखाई दी। मैं भागकर उनके पास गई और उनके पैर पकड़ लिए। भाभी, भगवान का वास्ता है, मुझे बचा लीजिए। भाई मुझे बेचने जा रहे हैं। वो कभी ऐसे नहीं थे, न जाने इन्हें क्या हो गया है। मैं लगातार बोलती जा रही थी, लेकिन भाभी शांत खड़ी सब सुनने के बाद बोली, राधिका, यह तुम दोनों का आपसी मामला है, तुम जानो, और तुम्हारा भाई, मेरी क्या औकात है। और बेहतर यही होगा कि मुझे इन बातों में मत घसीटो। इतना बेरुखी से कहकर भाभी जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी कृपया मेरी मदद कीजिए, भाई आपकी बात मान जाएंगे। राधिका, तुम्हारा भाई तो मेरी बात मान ले, लेकिन बताओ वो अपना कर्ज कहाँ से चुकाए? पिछले 3 दिनों से वह परेशान है, इधर उधर भटक रहा है, और वैसे भी वो तुम्हें किसी बाजार में थोड़ी बेच रहा है, तुम्हारी शादी ही कर रहा है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई की मदद हो? तुम्हारा घर भी बस जाएगा और भाई की परेशानी भी दूर हो जाएगी। लेकिन भाभी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, एमए करना है। राधिका, अपने घर जाकर करना जो करना है। तुम्हारा पति बहुत अमीर है, अब कृपया मुझे परेशान मत करो। अपने भाई को मनाने की कोशिश करो, अगर किसी तरह मान जाए तो। भाभी सपाट लहजे में कहकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया, ताकि मैं फिर से उनके पीछे जाकर वही बात ना दोहरा दूं। मेरे दिल को एक गहरा धक्का लगा। अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने अपना अंतिम पेपर दिया था। मैं कितनी खुश थी, सोच रही थी कि अब कैंपस जॉब भी ढूंढूंगी। लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। मैं अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि देखा पड़ोसन शांति दीवार से झांक रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब भी घर में कोई झगड़ा होता तो वह ऐसे ही झांकती रहती थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जानती थी कि अगर बोल पड़ी तो सारा गुस्सा उसी पर निकाल दूंगी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ भाई अनिल ही थे जिन्होंने मुझे पाला था। जब माँ बाप का निधन हुआ, भाई की शादी हो चुकी थी। मैं तब बहुत छोटी थी। भाई ने मुझे हमेशा अपनी संतान की तरह पाला था, लेकिन आज वो मुझे बेचने की बात कर रहे थे। यह सब पचा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पूरी शाम में गम में डूबी रही। भाई घर लौटे तो मैंने एक बार फिर बात करने की कोशिश की, जिस पर वह सख्ती से बोले, राधिका, यह बात लेकर मेरे पास दोबारा मत आना, कल तुम्हें विदा कर दूंगा। तो बेहतर है कि मुझे मनाने की बजाय अपने अच्छे नसीब की दुआ कर। राधिका, शादी तो हमने तुम्हारी करनी ही है, तो क्या यह बेहतर नहीं कि उससे हमें भी कुछ फायदा हो जाए? आखिर तुम्हें पाला पोसा है, तुम पर इतना खर्च किया है। मैं दुख में भाई की बात सुन रही थी। जब उन्होंने मुझे वहां से जाने का इशारा किया तो मैं मायूसी से कमरे में वापस चली गई। अभी मैं लेट ही रही थी कि भाई और भाभी के कमरे से लड़ाई की आवाजें आने लगी। मैं दौड़ती हुई बाहर निकली तो बस एक ही वाक्य सुनाई दिया, ये कौन से कर्ज है जिन्हें चुकाना है, और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। भाभी गुस्से से तमतमाते हुए पूछ रही थी, जिस पर भाई ने भी बिना कोई लिहाज किए सख्ती से कहा,
जो भी करना है मैं कल राधिका की रुखसती के बाद बताऊंगा। उससे पहले मेरा दिमाग मत खराब करो। यह कहकर भाई कमरे से बाहर निकले और जब आंगन में पहुंचे मुझे खड़ा देखा तो पहले रुककर कुछ कहने का इरादा किया, मगर अगले ही पल उन्होंने सिर झटक कर मुझे नजरअंदाज किया और मेरे पास से गुजर गए। उनका यह बर्ताव मुझे भीतर तक चुभ गया। जब मैं कमरे में गई तो भाभी बिस्तर पर सिर थामे बैठी थी। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और अगले ही पल उनके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। क्या बात है राधिका, कोई काम था तुम्हें? उन्होंने ठंडे स्वर में कहा पूछा। नहीं भाभी, मैंने झिझकते हुए कहा, बस आप और भाई झगड़ रहे थे। मैंने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि भाभी का अंदाज बहुत सख्त था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मुझ पर टूट पड़ेगी। राधिका, मैं ज्यादा बातें नहीं पूछूंगी, मुझे बस यह बताओ, जब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच झगड़ा हुआ था वहां भी एक ही बात दोहरा रही थी, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी किसी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया। वहां 3 और महिलाएं पहले से थी, जो मुझे देखते ही मेरी ओर लपकी और पूछा, क्या जुर्म करके आई हो? मैं रोते हुए बोली, मेरे भाई का मौत का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। चल कुछ नहीं होगा। एक औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दिलासा देना चाहा। मैं झुंझला कर बोली, क्यों कुछ नहीं होगा? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। इस पर दूसरी औरत मुस्कुराकर बोली, मारा है या नहीं मारा, अब ये लोग तुझे ऐसे ही तो जाने नहीं देंगे। अगर तूने नहीं भी मारा, इल्जाम तो तेरे सिर पर ही पड़ेगा। मैं चुप हो गई। तभी तीसरी औरत नरमी से बोली, क्या तुझे किसी पर शक है या तू असली अपराधी को जानती है? उस समय मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक कोने में जाकर दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। उन तीनों औरतों ने भी मुझे ज्यादा तंग करना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप अपने अपने कामों में लग गए। जैसे ही मैं अकेली बैठी, भाई का गम मुझ पर हावी हो गया। पहले तो सिर्फ आंसू निकलते रहे, फिर चीखे। मैं एक कोने में बैठकर बुरी तरह रो रही थी। मेरा भाई अब मर चुका था और इस बात का एहसास मुझे उसकी लाश देखकर नहीं, इस कोठरी में बैठकर हो रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी, मैंने भाई को नहीं मारा। अब जब तन्हाई नसीब हुई तो सारा दुख, सारा दर्द आंसू और चीखों में बह निकला। जैसे जैसे रोना तेज होता गया वैसे वैसे मेरा शरीर कांपने लगा। तभी महिला कांस्टेबल आई और सख्ती से बोली, यह तेरा घर नहीं है जो बैठकर मातम मचा रही है, चुप हो जा। पूरे थाने का सर खा लिया है तूने। मैं चीखकर बोली, मेरा भाई मरा है, तेरा नहीं। पर वह बेरहमी से बोलकर लौट गई। मेरा दिल दर्द और भावनाओं से फटा जा रहा था। मेरे रोने की तीव्रता और बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दुपट्टे का पल्लू मुंह में ठूस लिया ताकि मेरी चीखें बाहर न जाए। काफी देर तक यूं ही रोने के बाद मैं ढाल होकर एक तरफ बैठ गई। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मुझे देखने कोई नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से इस कोठरी में बंद हो। मेरा भाई अब मिट्टी में था और उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। और फिर कौन आता मेरा हाल पूछने? तीसरे दिन शाम के वक्त मुझे एक महिला कांस्टेबल अपने साथ ले गई और बोली, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं चुपचाप उसके साथ चल दी। आगे देखा तो भाभी सुमन काली चादर में लिपटी बैठी थी। उन्हें देखते ही मैं जल्दी से बोली, भाभी, क्या अब आपको विश्वास हो गया कि मैंने भाई की जान नहीं ली है? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राधिका, मैं कैसे यकीन कर लूं? भाभी बोली, तुमसे ही तुम्हारे भाई अनिल की लड़ाई हुई थी और अगले दिन ही उसकी तुम्हारी विदाई करनी थी, लेकिन तभी वह दुनिया से चला गया। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, वह मेरी बात नहीं समझेगी। मैं कोशिश करके तुम्हारा केस हटवा सकती हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। पर वो क्या होगा? मैंने बिना किसी उत्साह से पूछा, क्योंकि अब मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। जब मेरा भाई ही नहीं रहा, अब किसी से क्या अपेक्षा रखूं? राधिका, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी अपने भाई से। अगर तुम उसकी पत्नी बनने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें अपने पति के खून की माफी दे सकती हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो क्या कह रहे थे? उनका भाई, वो मजदूर आदमी जिसकी लार हर वक्त टपकती रहती थी, जो खुद से शौचालय तक भी नहीं जा सकता था। क्या भाभी मेरी शादी उससे कराना चाहती थी? यह सोचकर मेरा सिर फटने को हो गया। भाभी,
आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने चिल्लाकर कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब मैंने अपने भाई की हत्या की ही नहीं तो क्यों बेगुनाह सजा भुगतूं? वो कंधे उचकाते हुए बोली, देख लो राधिका, मैं तो तुम्हारा ही भला चाह रही थी। मैं भाई से तुम्हारी शादी करके कोर्ट में यह साबित कर दूंगी तुम मानसिक रूप से ठीक नहीं हो। इस तरह से तुम आसानी से केस से निकल सकती हो। अगर मैं तुम्हारी शादी किसी सामान्य आदमी से करूं तो वह यह बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी शादी अपने विकलांग भाई से कराऊं तो सब तुम्हें पागल समझेंगे और तुम केस से बच जाओगी। भाभी, आप ये सब कहते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। कम से कम आपको तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए। दुनिया नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो मुझे माँ बनकर पाला है। क्या आपको लगता है मैं अपने भाई अनिल की हत्या कर सकती हूँ? वो फिर से कंधे उचकाकर बोली, राधिका, जो कुछ मेरे और मेरे पति के साथ हुआ है उसके बाद मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मुझे क्या पता कि उस रात के अंधेरे में तुमने उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई हो। अब तो मैं खुद पर भी विश्वास करने से डरने लगी हूँ। अच्छी तरह सोच लो। इतवार की शाम को आऊंगी, तब अपना फैसला बता देना। तब तक के लिए अलविदा। इतना कहकर उन्होंने अपनी चादर ठीक की और वहां से चली गई। मैं हैरान परेशान उनकी बातों को सोचती रह गई। तभी महिला कांस्टेबल आई और मुझे वापस कोठरी में बंद कर दिया। मैं बहुत देर तक यही सब सोचती रही। तभी अचानक मेरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। पहले तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो मैंने अपना दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ लिया ताकि ठंड न लगे। कोठरी में मौजूद महिला, जिसका नाम कावेरी था, मेरे पास आई और बोली, परेशान लग रही हो, किससे मिलकर आई हो? मैं उन्हें पहले ही पूरी बात बता चुकी थी और उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे भाई अनिल को तुम्हारी भाभी ने ही मारा है। मुझे इस बात का भरोसा नहीं आया, इसलिए मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। अब फिर कावेरी ने मुझसे पूछा तो मैं रोने लगी और उसे पूरी बात बताई। उसे सुनकर वह नरम दिल से मेरा हाथ पकड़कर बोली, परेशान मत हो, अपने लिए दुआ करो, ऊपर वाले से मदद मांगो। देखना, तुम्हारी परेशानी जल्द ही दूर होगी। तुमने भी तो ऊपर वाले से दुआ की होगी और मदद मांगी होगी, तो फिर तुम अब तक यहाँ क्यों हो? मैंने गुस्से से पूछा। तुम्हें भी तो अब तक बाहर निकल जाना चाहिए था। उस वक्त मैं बेहद बगावती हो गई थी। मुझे हर ओर सिर्फ निराशा ही नजर आ रही थी। उसके जवाब पर वह मुस्कुराई और बोली, लड़की, ईश्वर के हर काम में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। क्या पता मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी रिहाई के लिए बंद हूँ। मैंने हैरानी से उस औरत की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट सामान्य नहीं थी, उसमें सचमुच कोई रहस्य छुपा था। उसकी आंखें भी रहस्यमय चमक रही थी। एक पल के लिए तो मैं उस औरत से डर गई। वो हंसकर बोली, अरे पगली, डर गई क्या? कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना, दुआ करो। वो रहम दिल है, वो तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा। बस थोड़ा सब्र करो और देखना, जो असली अपराधी है वह खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन अब तक नहीं समझ पाई थी कि मैं सोच रही थी कि दुआ कैसे करूं। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी सबके सामने जाने से, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। यह बात मैंने उस महिला से तो नहीं कही, लेकिन चुपचाप अपने घुटनों पर सिर टेकर बैठ गई। अब वह भी बाकी दोनों महिलाओं के साथ बातचीत में लग गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे यह सब मुझे कुछ समझाने के लिए हो रहा है, या शायद मुझे किसी अनजानी मुसीबत से बचाया जा रहा है। यह जो कुछ भी था, मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रही थी। एक दिन यूं ही बीत गया। न तो मैंने कोई प्रार्थना की, न ही कुछ और। इतवार का दिन भी ऐसे ही निकल गया। शाम को मेरी भाभी वापस आई और मुझसे जवाब मांगा। कौन सा जवाब? मैंने गंभीर होकर पूछा। वह सपाट लहजे में बोली, क्या तुम्हें मेरे भाई के साथ यह विवाह स्वीकार है, जो तुम्हें इन सब मामलों से बचा सकता है? मैंने कहा, भाभी, जब मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं तो डरने की कोई वजह भी नहीं। बेशक मैं अपराधी नहीं हूँ और मुझे अपने भगवान से पूरी उम्मीद है कि वह मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा, और आपके भाई से विवाह करके मैं इस बात पर मोहर तो हरगिज नहीं लगाऊंगी कि अपने भाई की हत्या के आरोप से बचने के लिए मैंने यह रास्ता चुना। भाभी बोली, राधिका, एक बात फिर सोच लो। मैं जो कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने वकील से भी बात कर ली है। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं डरूं
तो तब जब मेरा कोई अपराध हो, अगर बिना किसी गुनाह के भी मुझे फांसी पर चढ़ना है तो फिर वही मेरी किस्मत है और मुझे वह मंजूर है। दोबारा आप यहाँ मत आइएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल खड़े खड़े ही मुझे भाभी से नफरत होने लगी, जैसे इन सब के पीछे वही है। लेकिन यह बात किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा राधिका, याद रखना मेरी बात को। कुर्सी से उठते हुए वह सख्त लहजे में बोली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जब वह वहां से चली गई तो परेशान होने की बजाय मुझे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया हो। मैं फिर शांत होकर अपनी जगह पर लौट आई। तभी मैंने देखा कि कावेरी मेरी ओर देखकर धीमे से मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या हुआ, मैंने पूछा। वह सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। उसके यह सब सुनकर मुझे अपने भीतर बिजली सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे वाकई कुछ बुरा नहीं हो सकता मेरे साथ। वह रात मैंने बड़े सुकून से गुजारी। भोर का समय था जब अचानक एक सपना देखकर मेरी आंख खुली। मेरा भाई अनिल मेरे ख्वाबों में आया था और बहुत परेशान था। हमारे घर में एक पेड़ था, उसी पेड़ के पास टेक लगाकर वह रो रहा था और कह रहा था, राधिका, किसी पर भी भरोसा मत करना। किसी का मतलब है किसी पर भी नहीं, और जो कुछ वह औरत कह रही है वह सही कह रही है, उसकी बात मानो। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन पूरी कोठरी में जरा सी भी शोर नहीं था। तभी मेरी नजर कावेरी पर पड़ी, जो कोने में आसन बिछाकर देवी की आराधना में लीन थी। उसकी आंखें बंद थी, होठों पर मंत्रों की हल्की गूंज थी। उसे देखकर एक पल को तो मैं सहम गई। एक तो इतना विचित्र सपना, और फिर सामने उसका यूं ध्यान मग्न होना। वह पूरी तरह साधना में डूबी हुई थी। मैं दीवार से टेक लगाकर उसी सपने के बारे में सोचने लगी। मेरा भाई आखिर क्या बताना चाह रहा था? वह किस औरत की बात कर रहा था? भाभी की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह भाभी की बात कर रहा था। तभी मेरी नजर फिर कावेरी पर पड़ी, जो अब आंखें खोलकर शांत भाव से हाथ जोड़ रही थी। प्रार्थना पूरी करने के बाद उसने मेरी ओर हल्की मुस्कान से देखा, और उसी पल मेरे मन में जैसे कोई बिजली सी कौंध गई। हाँ, मेरा भाई कावेरी के ही बारे में बात कर रहा था। मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। वह जो कुछ कहे मुझे वही करना चाहिए। यह सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं काफी घबरा गई। तभी कावेरी नरमी से मेरे पास आई, मुझे पानी पिलाया और फिर मुझे सुकून देने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, मुझे मेरा भाई ख्वाब में दिखाई दिया था। उसके बिना कुछ बोले मेरी बात ध्यान से सुनी। मैंने कहा, वो कह रहा था किसी पर भी भरोसा मत करना। इतना कहकर मैं चुप हो गई। तब वो नरमी से बोली, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जैसे तुम बता रही हो, तुम्हें इन हालात में जानबूझकर फंसाए गए हैं। इसका मतलब यही बनता है कि तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कावेरी ने एक साफ मुस्कान के साथ कहा कि वह यह भी कह रहा था कि उस औरत की बात पर विश्वास करना। वह अब भी बहुत समझदार लग रही थी। मुझे लगता है कि वह आपके बारे में कह रहा था। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने उसे गहरी नजरों से देखते हुए अगला वाक्य कह ही डाला, आपका दर्जा। वह जरा सा चौंके। सिर्फ अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हारा दिल मुझ पर भरोसा करना चाहता है तो करने दो, अगर नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती मत करो। चलो उठो। शाबाश, मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो तुमने एक बार भी भगवान के नाम का ध्यान नहीं किया। उसके कहने पर मैंने सुबह हाथ जोड़कर पूरे मन से प्रभु का ध्यान किया। यह मेरी गिरफ्तारी के बाद पहली बार था जब मैंने सचमुच दिल से ईश्वर के सामने सिर झुकाया। अब वह भगवत गीता का पाठ कर रही थी और मैं काफी देर तक भूमि पर बैठी रही, आंखें मूंद कर प्रार्थना करती रही। प्रार्थना के बाद मुझे एक अनकही शांति और हल्कापन महसूस हुआ, जैसे मन का बोझ उतर गया हो। आज मेरी अदालत में पहली पेशी थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई भी थी। मैं दीवार से टेक लगाए काफी देर बैठी रही। तभी एक महिला कांस्टेबल अंदर आई और मुझे साथ चलने को कहा। मैंने कावेरी की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, परेशान मत हो, खुद पर विश्वास रखना, जो तुम्हारा दिल करे कहे वही करना। यह सुनकर मैं बहुत हल्की फुल्की हो गई। मुझे पुलिस वैन में बैठाकर अदालत ले जाया गया, जहाँ पहले से ही मेरी भाभी सुमन मौजूद थी। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि मेरे ही खिलाफ मुकदमा मेरी भाभी ने दर्ज करवाया। यह बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि मेरे अपने ही लोग मुझे कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। उसी दिन अदालत में पुलिस ने मेरा रिमांड मांगा, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
यह सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं लगातार ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि ऐसा कुछ न हो, लेकिन मेरे विरोधियों की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह मेरा रिमांड मिल जाए। मैंने आंसू से भरी आंखों से छत की ओर देखा और भगवान को पुकारा, हे दयालु, तू ही है जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि केवल तू ही सच्चा गवाह है। तू जानता है कि मैंने ये सब नहीं किया। इतना कहकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। अब चाहे मेरा रिमांड लिया जाता या नहीं, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जज साहब मेरा रिमांड लेने का फैसला करने ही वाले थे। तभी अदालत में एक आदमी दाखिल हुआ। उसे देखकर सब चौंक गए, क्योंकि उसे कोई नहीं पहचानता था। वह सीधे आया और मेरी तरफ देखकर बोला, मैं इनका वकील हूँ, जो बात करनी है मुझसे कीजिए। यह सुनकर मैं चौंक गई। उसने जज साहब को अपना परिचय दिया और फिर वही दोहराया, मैं इसका वकील हूँ। सारा कमरा हैरानी में डूब गया। फिर वह बोलना शुरू हुआ और बोलता ही चला गया। न जाने उसने कैसी कैसी दलीलें दी कि जज साहब ने मेरा रिमांड रोक दिया। मेरा दिमाग शून्य हो गया था। मैं बस हैरानी से उस अनजान आदमी को देख रही थी, जो अंधेड़ उम्र का था, शायद मेरे भाई अनिल की उम्र का। इसके बाद जब पुलिस मुझे वापस ले जाने लगी, तो उस आदमी ने उन्हें इशारा करके रोक दिया और मेरे पास आकर बड़ी नरमी से बोला, राधिका, घबराना मत। मैं जेल में तुमसे मिलने आऊंगा और जो कुछ भी तुम्हारे साथ बीता है उसकी पूरी बात सुनूंगा। बस कुछ दिन मुश्किल के हैं, उसके बाद सब आसान हो जाएगा, ईश्वर ने चाहा तो। मैंने धीमे से पूछा, मगर आप हैं कौन? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वह मुस्कुराते हुए बोला, अभी इन बातों का समय नहीं है। जब सही समय आएगा तब मैं खुद आकर सब सच बता दूंगा। अभी तुम निश्चित रहो, यह लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद पुलिस ने मुझे वहां और रुकने की अनुमति नहीं दी। मैं वापस थाने आ गई। मुझे देखकर कावेरी मुस्कुराई और बोले, तो बताओ, बच गई ना तुम? नहीं हुआ तुम्हारा रिमांड? मैं उसे आज का सारा किस्सा बताने को बेताब थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे एक और झटका लगा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने भेजा था उस आदमी को? वो कंधे उचकाते हुए बोली, जरूरी नहीं कि हर बार मैं ही तुम्हारे लिए सहूलियत पैदा करूं। हो सकता है यह तुम्हारी किसी दुआ का असर हो और ऐन मौके पर वो व्यक्ति वहां पहुंच गया हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा, मैं तो उस आदमी को जानती भी नहीं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं एक वकील ही कर सकूं। फिर वह कौन था? कावेरी ने कहा, राधिका, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि चिंता मत करो, जो हो रहा है उसे शांति से देखो। अब अपने सवालों से हालात को अपने खिलाफ मत करो। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, वह तुम्हारे पालनहार की इच्छा से हो रहा है। सुन रही हो मेरी बात? मैं उसकी बात चुपचाप सुन रही थी और फिर बोली, तुम मुझे कोई सामान्य इंसान नहीं लगती। यह सुनकर वह जोर से हंस पड़ी और बोली, सामान्य तो तुम भी नहीं हो, तभी तो हमारी ड्यूटी यहाँ लगी है। क्या मतलब? मैंने अज्ञानता से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोले, तुम अभी नहीं समझोगी और बेहतर यही होगा कि इस बारे में अधिक मत सोचो। बस अपने ईश्वर से प्रार्थना करो। उस समय मुझे कावेरी से एक अजीब सा डर महसूस हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन वह मुझे कोई आम इंसान नहीं लग रही थी, जैसे उसे हर बात और हर राज की जानकारी हो। वह मुड़ने लगी तो मैं जल्दी से बोल पड़ी, तुम जानती हो ना कि मैंने अपने भाई अनिल को नहीं मारा। इस पर कावेरी ने पलट कर मुझे देखा और नरम स्वर में बोली, जब तुम यह बात कह रही हो तो मुझे विश्वास है। नहीं, सिर्फ मेरी बात पर विश्वास मत करो। तुम्हें ज्ञान है ना? तुम देख सकती हो, बताओ, जानती हो ना कि मैंने नहीं मारा। इस पर वह हल्के से मुस्कुराई और वापस मुड़ गई, जबकि मेरे शरीर का रोम रोम सिहर उठा। यानी वह सच में कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। मैं अपने ही विचारों में उलझी थी जब एक महिला सिपाही मुझे मुलाकात के कमरे में ले गए। मुझे उम्मीद थी कि भाभी मुझसे मिलने आई होगी, लेकिन वहां तो वह वकील बैठा था जिसने मुझे आज रिमांड से बचाया था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई और बस इतना ही कह सकी, जी आप? क्या आपको विश्वास नहीं था कि मैं आऊंगा? उसने नरमी से पूछा। ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा और फिर चुप हो गए। फिर वह बोला, चलिए अब आप मुझे पूरी घटना बताइए ताकि मैं मुकदमा सही तरीके से पेश कर सकूं। उस रात क्या हुआ था? मैंने उसे उस रात की पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सुनने के बाद वह फिर उसी नर्म लहजे में बोला, क्या आपको अपने भाई अनिल पर विश्वास नहीं था कि वह आपके लिए अच्छा फैसला नहीं ले सकते थे? इस पर मैं चौंक गई और पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको सच में लगा कि वह आपको बेच देंगे? हाँ, उस समय यही लगा था।
भाई बहुत गुस्से में थे, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। क्या वह आपसे गुस्से में थे? क्या आपने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें गुस्से आया? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। वे बाहर से आए और बहुत गुस्से में थे। वे मेरी शादी करके पैसा लेना चाहते थे। तो आपको क्यों लगता है कि वे आपसे नाराज थे? हो सकता है कोई और मामला रहा हो, या फिर शायद वे यह शादी आपके भले के लिए ही कर रहे हो और आपको इसका अंदाजा नहीं हो। वकील की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया, क्योंकि उसके सवाल बहुत गहरे थे। क्या आपको किसी पर शक है जो आपके भाई अनिल को मार सकता है? हाँ, उन्होंने उस रात अपनी भाभी से झगड़ा किया था। जब आधी रात को मैं बाहर निकली तो वह आंगन में ही मौजूद थी। मुझे जो कुछ भी याद था वह सब मैंने उस वकील को बताया। वकील बड़े ध्यान से मेरी हर बात सुन रहा था। उसने पूछा, क्या उसके बाद जेल में आपसे आपकी भाभी मिलने आई थी? मुझे वह मुलाकात याद आई, जो मैंने हमारी पिछली मुलाकात की सारी बातें वकील को बताई। कैसे भाभी अपने मजदूर भाई से मेरा विवाह कराने की बात कर रही थी। यह सुनकर वकील के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वह अपनी फाइल बंद करते हुए बोला, आप अब बिल्कुल परेशान न हो। यह मुकदमा अब मैं स्वयं देखूंगा। आप बस भगवान पर भरोसा रखें। मैं वापस अपनी कोठरी में पहुंची तो देखा कावेरी अब भी मुस्कुरा रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो मैं सीधा उसके पास गई और जाकर पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? वह अपनी सौम्य मुस्कान के साथ बोली, मैं मुझे भगवान ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है, ताकि मैं तुम्हें कुछ सुकून दे सकूं। वही बात है ना, हमारा ईश्वर बहुत दयालु है। जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वह हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो बिल्कुल परेशान मत हो। इस पूरे मामले में तुम आसानी से बाहर निकल जाओगे और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। अब मेरे मन में सारे सवाल शांत हो चुके थे और मैं समझ गई थी कि कावेरी को सच में मुझे ढांढस बंधाने के लिए ही भेजा गया था। मैंने उसे पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि मेरे भाई को किसका कर्ज लौटाना था? वह गंभीरता से बोली, राधिका, समय से पहले सच जानने की कोशिश मत करो। यह सब तुम्हारे सामने खुल जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। मैं चुप हो गई। इसके बाद वाकई में मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मेरी अगली पेशी में मेरी वकील अनिल ने पूरी मेहनत से मेरा मुकदमा लड़ा। उस पेशी के दौरान उसने यह सिद्ध करने में जी जान लगा दी कि हत्या मेरी भाभी सुमन ने की थी, क्योंकि राधिका का भाई उसकी शादी कहीं और करना चाहता था, जबकि भाभी अपनी ननद का विवाह अपने मजदूर भाई से करवाना चाहती थी। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई और पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली। इस पेशी से पहले मेरे वकील ने मुझे समझा दिया था कि तुम कुछ मत बोलना, बस जो मैं कहूँ उसी में सहमति जताना। मैंने भाभी को देखा, जो उनके चेहरे की रंगत एकदम से बदल चुकी थी। न जाने कैसी कैसी दलीलें देकर सिर्फ 3 पेशियों में ही न केवल मेरा मुकदमा खत्म हो गया, बल्कि हम यह केस जीत भी गए। और वकील ने यह भी सिद्ध कर दिया कि वास्तव में मेरे भाई को उसकी पत्नी ने ही मारा था। मैं जब रिहा हुई तो वकील का धन्यवाद करने उनके कार्यालय गई, साथ ही उसकी फीस भी पूछी। वह मुस्कुराते हुए बोला, मेरी फीस बस इतनी है कि आप मुझसे विवाह कर ले। यह बात मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह बात मैंने हैरानी से पूछी तो वह नरम मुस्कान के साथ बोला, राधिका, मैंने यह बात अदालत में नहीं आने दी, लेकिन अब तुमसे और नहीं छुपा सकता। तुम्हारे भाई चाहते थे कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के मन की बात पता चल गई थी। वह अपने मजदूर भाई से तुम्हारी शादी कराना चाहती थी। इससे वह बहुत नाराज हुआ और मेरे पास आया। मैंने उसकी बात मान ली। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। फिर वह घर गया और यह सब नाटक किया, ताकि उसकी पत्नी उस पर दबाव न बना सके और पैसों की बात सुनकर मान जाए। लेकिन फिर भी उसने खेल खेला, अपने ही पति को मार डाला और इल्जाम तुम पर डाल दिया, ताकि तुम डर जाओ और उसके भाई से शादी कर लो। खैर, अब यह सब हालात तुम्हारे सामने है। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि हालात ने हमारा साथ इसी तरह लिखा था। और कावेरी भी उस व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ साफ साफ बातें और छुपे हुए इशारे पहले ही दे चुकी थी। ऊपर से मेरा भाई भी इसी शख्स से मेरी शादी की ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से चला गया था। तो भला मैं क्यों इनकार करती? तो दोस्तों, सच की हमेशा जीत होती है और जो रिश्ता किस्मत में लिखा होता है वह हर हाल में पूरा होता है।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।